यूज करके विंडो की करके एक्सटेंड करके विंडो की करके हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है? सबको गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है? सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? चलिए जी, तो अब अपन अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इसके अंदर अब अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे फर्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, वो है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में अपन ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हिपोक्रेट्स ने दिया है। और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। और अपन बात कर रहे हैं इसमें 3 टाइप्स के बॉडी फ्लूइड्स की बात की गई है, जिसके अंदर सबसे पहला है ब्लड, उसके बाद है फ्लैजम, उसके बाद है ब्लैक बाइल, और है येलो बाइल। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो 4 टाइप के बॉडी ह्यूमर्स थे। सबसे पहला अपन बात करें बॉडी ह्यूमर्स या बॉडी फ्लूइड्स की, तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इनको ही अपन ह्यूमर्स बोलते हैं। और यहाँ पर 3 टाइप के बॉडी फ्लूइड्स हैं, सॉरी यहाँ पर 4 टाइप के बॉडी फ्लूइड्स हैं। एक है ब्लड, दूसरा है प्लाज्म, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में चैप्टर है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वॉइस तो क्लियर आ रही होगी? वॉइस आ गई है अब? हाँ जी। अब अपन देखते हैं सबसे पहले गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की बात करें। और एनसीईआरटी लिखती है कि विलियम हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन्होंने ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी। लेकिन बेसिकली इसके अंदर अपन हिपोक्रेट्स का नाम देते हैं। हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो है वो एक फ्लूइड होता है ब्लड, दूसरा होता है फ्लैजम, थर्ड नंबर पे हमारे पास है ब्लैक बाइल, और फोर्थ नंबर पर जो फ्लूइड होता है वो होता है येलो बाइल। फोर्थ नंबर पर फ्लूइड होता है वो होता है येलो बाइल। अगर ये चारों के चारों बॉडी फ्लूइड अगर बैलेंस स्टेट में रहे, अगर ये चारों के चारों बॉडी फ्लूइड अगर बैलेंस स्टेट में रहे, तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज कंडीशन ऑफ हेल्थ।
तो हम इसको हेल्थ बोलेंगे। तो हेल्थ का सबसे प्रिमिटिव जो कॉन्सेप्ट है वो है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, और ये दिया है किसने? हिपोक्रेट्स ने। और एनसीईआरटी लिखती है कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी इसको फॉलो करता है। देखिए आयुर्वेदिक सिस्टम क्या कहता है? आयुर्वेदिक सिस्टम कहता है कि वात मतलब एयर, पित्त मतलब बाइल, और कफ मतलब फ्लैजम, इन तीनों का बैलेंस स्टेट में रहना ही क्या है? हेल्थ है। और ऐसे हिपोक्रेट्स कहता है कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स होते हैं, यानी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, और उन बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस स्टेट में मिलना ही क्या होता है? हेल्थ होता है। अब यहाँ पर एक फ्लूइड है ब्लड। अगर मान लीजिए किसके अंदर ब्लड की कमी हो गई है, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को अपन बोलेंगे कि भाई ये एनीमिया की कंडीशन है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि ये कैसी कंडीशन है? ये एनीमिया की कंडीशन है। तो अगर एनीमिया की कंडीशन होगी तो अपन अनहेल्दी हो जाएंगे। ऐसे ही फ्लैजम का मतलब होता है कफ। फ्लैजम का मतलब क्या होता है? कफ होता है। और अपन यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर कफ का अमाउंट ज्यादा हो गया है तब भी वो अनहेल्दी हो जाएगा। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहती है कि इट इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स। तो हेल्थ इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूइड। अब शायद वॉइस क्लियर आ गया होगा, जैसा कुछ बच्चों को शिकायत है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? वॉइस क्लियर है? ठीक है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ब्लड, फ्लैजम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल का बैलेंस स्टेट ही हेल्थ है। और यहाँ पर अपन देखें कि हिपोक्रेट्स कहता है द पर्सन हु हैज मोर ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी। ये हॉट पर्सनैलिटी वाला होगा, और इसके अंदर ज्यादातर क्या रहेगा? फीवर। इसमें ज्यादातर क्या रहेगा? फीवर रहेगा। तो वो कह रहा है कि द पर्सन हु हैज मोर ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी बिकॉज दे ऑलवेज हैव फीवर। और एनसीईआरटी लिखती है कि विलियम हार्वे डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। अपन यहाँ पर बोलेंगे कि बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर यूज करके इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। अब साहब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो अपन ये देखते हैं कि हु प्रपोज्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो आंसर हो जाएगा आपका हिपोक्रेट्स। अच्छा बताइए हु डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, तो अपन बोलेंगे इट इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ, इट इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड, जिसमें ब्लड, फ्लैजम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल है। और इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि जो पर्सन ब्लैक बाइल वाला होता है वो हॉट पर्सनालिटी वाला होता है, और उसके अंदर क्या होता है? फीवर होता है। ये तो हो गया अपना एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब अपन बात करें कि WHO क्या कहता है। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं अपन? 1948 में हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में हेल्थ की डेफिनेशन दी है, और वो कहता है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो यहाँ पर अपन तीन एस्पेक्ट देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया हेल्थ का फिजिकल, सेकंड हो गया है मेंटल, और थर्ड हो गया है सोशल। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक इंसान दिखाई देता है, तो क्या आप उसकी शक्ल देख करके बता पाएंगे कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है? बोलिए, क्या चेहरा देख करके किसी के बारे में बताया जा सकता है कि हेल्दी अनहेल्दी है? नहीं, क्योंकि अगर आप WHO के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? उस इंसान के थ्री एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस, कि वो इंसान
फिजिकली फिट है या नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ और है। क्या हेल्थ मीन्स ओनली फिजिकल फिटनेस? बोलिए, क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस है? अपन बोलेंगे नो, क्योंकि यहाँ WHO क्या है, दो एस्पेक्ट और दे रहा है, एक है मेंटल और एक है सोशल। तो अगर एक इंसान आपको हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है और अच्छा पहलवान जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या उसकी शक्ल देखकर अपन बोल दें कि भाई ही इज अ हेल्दी पर्सन? तो ये गलत हो जाएगा। अपने को अब उसके अंदर क्या देखना है? फिजिकल तो आपने देख लिया कि हाँ ये ठीक है। मेंटल स्टेट की बात करें, वो मेंटली साउंड भी होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं, वो मेंटली साउंड भी होना चाहिए। और फिर हम बोल रहे हैं कि उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। अरे देखिए, फिजिकली फिट तो एक मैडमैन भी हो सकता है। कई सारे पागल आपने देखे होंगे ना सड़क पे, खूब हट्टे कट्टे से दिखाई देते हैं। तो फिजिकली फिट तो है, लेकिन कौन सा एस्पेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है? मेंटल कंडीशन। तो ऐसे में अपन देख रहे हैं कि साहब, केवल फिजिकल फिटनेस ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ के 3 एस्पेक्ट हैं। सबसे फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड है मेंटल, और थर्ड क्या है? सोशल। सबसे पहले अपन देखेंगे कि पर्सन फिजिकली फिट है या नहीं, और अगर वो फिजिकली फिट है तो फिर अपन दूसरा एस्पेक्ट चेक करेंगे, वो मेंटली साउंड है या नहीं। और अगर वो मेंटली साउंड भी है तो फिर अपन ये देखेंगे कि उसका सोशल बिहेवियर गुड है या नहीं। तो साहब अब सोशल बिहेवियर भी गुड होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हट्टा कट्टा इंसान है और वो अपने पड़ोसियों से लड़ाई करता रहता है और रोजाना किसी न किसी को पीटता रहता है, तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। तो इस स्लाइड में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, और सेकंड कौन सा है? सेकंड है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे कि भाई जो हेल्थ है वो मेंटेन भी की जाएगी और वो इफेक्ट भी होगी। हेल्थ क्या हो जाएगी? हेल्थ मेंटेन भी होगी और इफेक्ट भी होगी। अब साहब मेंटेन कैसे होगी? तो अपन यहाँ पर लिखते हैं कि हेल्थ हेल्थ है, इसको अपन मेंटेन भी करेंगे। तो यहाँ पर है मेंटेन्ड बाय, यहाँ पर अपन लिखेंगे हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय, और यहाँ पर अपन लिखेंगे हेल्थ इज इफेक्टेड बाय। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहेंगे? हेल्थ को आप कैसे मेंटेन करके रखेंगे? सबसे फर्स्ट थिंग जो अपन हेल्दी रहने के लिए करेंगे वो क्या है? भाई आपके आंसर हो रहे हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करें कि सर बैलेंस डाइट, ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। कुछ कह रहे हैं एक्सरसाइज, कुछ कह रहे हैं गुड फूड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर भूल गए हैं कि हमें रोजाना नहाना भी चाहिए। अरे है या नहीं? अपने नेल्स कट करने चाहिए, अपने हेयर्स कॉम्ब करने चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा पर्सनल हाइजीन। तो सबसे पहले अपन किसका ध्यान रखेंगे? सबसे पहले अपन पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे। अरे नहाएंगे धोएंगे ब्रश वगैरह करेंगे और फिर अच्छे से तैयार हो जाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे, तो ये पर्सनल हाइजीन। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है पर्सनल हाइजीन को। अब बताइए सेकंड पर क्या लिया जाए? सेकंड पर क्या लिया जाए? अब आप लोग कुछ कह रहे हैं कि सब बैलेंस डाइट ली जाए, क्योंकि शायद सबको भूख लगी हुई है, नहीं? और इसलिए सब लोग न्यूट्रिशन डाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब अपन करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद अपन करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पर अपन रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, है ना। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आप सब लोग क्या है, जिम ज्वाइन कर लिया, 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, डंबल्स वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन उससे क्या मिल रहा है? उससे मिल रही है सिर्फ फिजिकल फिटनेस। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या मिल रही है आपको? उससे यू गॉट ओनली
फिजिकल फिटनेस, लेकिन रिलैक्सेशन मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। रिलैक्सेशन किसके लिए जरूरी है? मेंटल हेल्थ के लिए रिलैक्सेशन भी जरूरी है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ फिजिकली फिट होंगे, मेंटल हेल्थ के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप मेंटली भी साउंड रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट, रिलैक्सेशन, और उसके लिए आप अपनी हॉबीज डेवलप कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं नहीं? तो एक अच्छी हॉबी आपके पास होगी तो आप क्या हो जाएंगे, आराम से पूरे दिन रिलैक्स रहेंगे। अच्छा, जब अपन जैसे अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो अपनी बॉडी से कुछ स्पेशल हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उनको अपन बोलते हैं एंडोर्फिन्स। और ये जो एंडोर्फिन्स हैं ये आपकी मूड को ऑल्टर कर देते हैं, दे आर मूड ऑल्टरिंग हार्मोन्स। तो सब आपको मूड दिन भर के लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे आप सवेरे सवेरे किसी अच्छे फूलों से भरे हुए गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं तो अपन देख रहे हैं कि एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ जाएगा और आप जो है दिन भर के लिए खुश हो जाएंगे। और ऐसे में आपको याद होगा कि पुराने लोग जो है वो जिम नहीं जाते थे, वो करते थे योगा। क्या किया करते थे? योगा। और एनसीईआरटी क्या कहता है कि योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। कि जो योगा है वो बड़े लंबे टाइम से फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए लोग बाग करते जा रहे हैं। अच्छा बताइए, अब इसके बाद हो गया अपना बैलेंस डाइट ले लेते हैं अपन। अब इसके बाद अपन क्या ले रहे हैं? इसके बाद अपन ले रहे हैं बैलेंस डाइट। तो हमने देखा कि जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होने चाहिए और तभी अपन हेल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा अपन बात करें नो एडिक्शंस, नो एडिक्शंस। और आपको पता ही है कि एडिक्शंस जो होते हैं वो हमें अनहेल्दी बनाते हैं। कई लोग गुटखा खाते हैं, कुछ अल्कोहल लेते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, ये सब एडिक्शंस हैं और ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे। इसलिए से नो टू एडिक्शंस। योगा से ही सब होगा। मोहित गुप्ता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं हेल्थ इज इफेक्टेड बाय। तो हेल्थ साहब कैसे इफेक्ट होगी? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स। किसकी बात करते हैं अपन? कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो आपके अंदर बाय बर्थ हैं, यानी पेरेंट्स से आपको मिले हैं। पेरेंट्स आपको मिले हैं तो उनको अपन कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ये भी आपकी हेल्थ को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। ये भी आपकी हेल्थ को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। और इसके बाद अपन सोचेंगे कि साहब दूसरा इफेक्ट क्या है, तो वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने का काम करेंगे। देखिए अपने चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये सब मिल करके आपको कभी ना कभी इन्फेक्ट कर ही देंगे। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि इन्फेक्शंस आल्सो इफेक्ट्स आवर हेल्थ। अब देखिए इन्फेक्शन के साथ साथ अगर हम बात करें कि हेल्थ और किससे इफेक्ट होगी, तो हेल्थ इफेक्ट होगी किससे? एक तो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर से और दूसरा इफेक्ट होगी इन्फेक्शन से। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि साहब जो है ट्रॉमा भी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल भाई, अगर अपन मेंटल ट्रॉमा की बात करें तो उसके अंदर भी तो हेल्थ इफेक्ट होगी। तो अपन ने हेल्थ के 3 एस्पेक्ट लिए ना यहाँ पर, फिजिकल, मेंटल और सोशल। और इसलिए अपन कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगी किससे? ट्रॉमा से। और इसके अलावा हेल्थ इफेक्ट होगी किससे? लाइफ स्टाइल से। तो आज आप कल अपन सोसाइटी में देखते हैं तो ज्यादातर जो डिजीज है हमारे पास वो कैसी है? वो लाइफ स्टाइल वाली है। ज्यादातर डिजीज हमारे पास कैसी है? वो है लाइफ स्टाइल वाली। और लाइफ स्टाइल वाली डिजीज जैसे कि डायबिटीज की बात करें, नहीं, इसके अलावा अपन बात करें हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, तो ये सारी की सारी जो बात है वो किसकी वजह से है? ये लाइफ स्टाइल की वजह से है। सिलिकोसिस जो है वो लाइफ स्टाइल नहीं, वो ऑक्यूपेशनल डिजीज है ना? ऑक्यूपेशन से हो रही है वो। तो इस तरह से अपन बात करते हैं काफी सारी और भी डिजीजेस हैं जो किससे रिलेटेड है? लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडेप्ट करके और इन सब चीजों से बच सकते हैं।
अपनी हेल्थ को इफेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल अपने कॉन्सेप्ट है और सभी को आराम से समझ में आ गए होंगे। ओबेसिटी भी तो एक लाइफ स्टाइल का डिसऑर्डर है, जैसे प्रकृति राय जी कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ओबेसिटी भी क्या है, लाइफ स्टाइल की डिसऑर्डर है। तो अपन बात करते हैं, अब इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। और नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इम्यूनिटी एंड इम्यून रेस्पॉन्स की। किसकी बात करेंगे, इम्यूनिटी और इम्यून रेस्पॉन्स की। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर बीपी लाइफ स्टाइल डिजीज कैसे हैं। देखिए, अगर आप जितना खा रहे हैं, अगर उसको उतना पूरी तरह से उसकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। वो फैट पहले एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे जमा होगा, उसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में आपके ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में जमा होगा, और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो बीपी इज ऑल्सो अ लाइफ स्टाइल डिजीज। अब साहब अपन इम्यूनिटी पर बात करें, इम्यूनिटी एंड इम्यून रेस्पॉन्स की भी बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है इम्यूनिटी और इम्यून रेस्पॉन्स। सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पर पढ़ेंगे पैथोजन, थर्ड पढ़ेंगे एंटीजन, फोर्थ पढ़ेंगे एंटीबॉडी, फिफ्थ पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन, फोर्थ और सिक्स पढ़ेंगे ऑप्सोनाइजेशन, सेवन पढ़ेंगे टॉक्सिन, टॉक्सॉइड एंड वेनम। ये सारी की सारी क्या है अपने पास, इम्यूनिटी में ये टर्म्स यूज होने वाली है, इम्यूनिटी में ये टर्म्स यूज होने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करें इम्यूनिटी और इम्यून रेस्पॉन्स की। किसकी बात करेंगे, इम्यूनिटी और इम्यून रेस्पॉन्स की। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हमारी बॉडी की डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लड़ने की पावर, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से लड़ने की पावर, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। और जैसे आपकी बॉडी में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आता है, उसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए हमारी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स दिखाती है। तो इसको अपन बोलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अपन तो केवल टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल इसकी अभी आगे आने वाली है। दूसरा अपन बात करेंगे पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये पैथोजन है। तो अपन बात करेंगे डिजीज कॉजिंग एजेंट, और वो होता है पैथोजन। क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजन होता है, और उसके अगेंस्ट बाद में एंटीबॉडीज बनती है। उसके अगेंस्ट बाद में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। और एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है any substance which stimulate antibody production, which stimulate antibody production, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन किससे होगा, बाय बी लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बी लिम्फोसाइट, तो अपन इसको बोलेंगे एंटीजन। अब यहाँ पर साहब दो टर्म अपने को कंफ्यूज कर सकती है, एक पैथोजन और एक एंटीजन, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, पैथोजन क्या है, इट इज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, कुछ भी है, ये सब पैथोजन है। लेकिन कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में आए, आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचाने, उसके खिलाफ भी लिम्फोसाइट एक्टिव हो, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो, वो एंटीजन। अब यहाँ पर एक बात कॉमन है एंटीजन और पैथोजन में, कि एंटीबॉडी दोनों के अगेंस्ट बनेगी। एंटीबॉडी पैथोजन के अगेंस्ट भी बनेगी, और एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट भी बनेगी। लेकिन एंटीजन डिजीज कॉज नहीं करेगा, और पैथोजन डिजीज कॉज करेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, अगर आपकी बॉडी में एंटीजन डाला जाए तो एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन डिजीज नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी में पैथोजन आ जाए तो डिजीज कॉज करेगा, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी।
तो यहाँ पर देखिए मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलूंगा और आप पहचानेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखिए, एवरी एंटीजन इज पैथोजन, एवरी एंटीजन इज पैथोजन, बताइए यस और नो। नो, हर एक एंटीजन पैथोजन नहीं होगा, क्योंकि क्या एंटीजन डिजीज कॉज करेगा? नो, एंटीजन विल नॉट कॉज डिजीज। अच्छा, अब दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, एवरी पैथोजन इज एंटीजन, बोलिए एवरी पैथोजन इज एंटीजन, यस और नो? बिल्कुल आंसर आपका सही है, इट इज ट्रू, यस। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि देखिए पैथोजन होगा डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये जब भी आपकी बॉडी में आएगा तो डिजीज कॉज करेगा और इसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन एंटीजन आएगा, डिजीज कॉज नहीं होगी, सिर्फ एंटीबॉडी बनेगी। अच्छा, जैसे मैं बात करूं कि एक इंसान को हम कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं, एक इंसान को हम क्या दे रहे हैं? कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसके अंदर अपन उसको क्या देंगे? एंटीजन या पैथोजन? हम उसके अंदर क्या दे रहे हैं? एंटीजन दे रहे हैं। तो बताइए, जिसको वैक्सीन लगाया है उसमें पहले कोरोना होगा फिर एंटीबॉडी बनेगी, या डायरेक्ट एंटीबॉडी बनेगी? जिसके अंदर हमने कोरोना का वैक्सीन बनाया है उसके अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन डिजीज कॉज नहीं होगी। लेकिन अब दूसरा केस अपन ले लेते हैं, एक इंसान है, वो एक कोरोना पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ गया है। अच्छा, तो बताइए अब क्या होगा? अब उसको बीमारी होगी और उसके बाद एंटीबॉडी बनेगी। तो हमने देखा एंटीबॉडी तो दोनों केस में बनेगी, लेकिन पैथोजन आएगा तो पहले डिजीज होगी फिर एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन एंटीजन आएगा तो डायरेक्ट एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन डिजीज कॉज नहीं होगी। अब देखो, हम कह रहे हैं कि एवरी पैथोजन इज एंटीजन, हमने ये कहा। तो अब अपन देख रहे हैं कि जो वैक्सीन होते हैं उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? उसके अंदर अपन डेड पैथोजन भी ले सकते हैं। अरे डेड पैथोजन का मतलब क्या है? एंटीजन ही तो है। डेड पैथोजन क्या है? एंटीजन ही तो है। भाई उसका जो प्रोटीन है वो तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाई देगा ना। इसलिए अपन वैक्सीन के अंदर क्या देते हैं? या तो एंटीजन देते हैं या डेड पैथोजन भी दे सकते हैं, और वो भी किसके काम करेगा? वो भी एंटीजन का ही काम करेगा। अब साहब एंटीबॉडी क्या होती है? अगर अपन फोर्थ पॉइंट पे देखें एंटीबॉडी, तो दे आर ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होती है? दे आर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो दे आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड दे आर मेड बाय बी लिम्फोसाइट। तो देखिए एंटीबॉडी कौन बनाता है? यहाँ लिखा हुआ है बी लिम्फोसाइट बनाता है। तो एंटीजन डेड है तो स्टिमुलेट कैसे करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा भाई, एंटीजन डेड है तो उसकी प्रोटीन वोटीन थोड़ी ना खत्म हो गई है? डेड पैथोजन का मतलब उसका डिजीज कॉजिंग पार्ट खत्म हुआ है, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर तो है ना वो। तो उसके ऊपर जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। अब हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी है ग्लाइकोप्रोटीन विच आर मेड बाय बी लिम्फोसाइट, ग्लाइकोप्रोटीन विच आर मेड बाय बी लिम्फोसाइट अगेंस्ट एन एंटीजन। तो जब भी कोई बॉडी आपकी आपकी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आता है तो उसको पहले पहचाना जाता है, फिर बी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। और अपन यहाँ पर बी वर्ड किसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन इम्यूनिटी पढ़ेंगे, उस समय बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जब पढ़ेंगे ना, तो प्राची जी मैं आपको वहां पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पर समझाने का कोई फायदा नहीं, अभी केवल अपन क्या है टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो एंटीबॉडी है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है और ये बी लिम्फोसाइट से बनती है, और एंटीबॉडी को अपन आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन,
और इसी को अपन बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। इसी को क्या कहा जाता है? गामा ग्लोब्युलिन। तो गामा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन होती है एंटीबॉडीज। अब देखिए, एंटीबॉडीज हमेशा ही एंटीजन आने के बाद ही बनाई जाएगी, और ये क्या होती है? गामा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे? आईजी से। पैथोजन तो बिल्कुल सिंपल है मोहित जी, यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि दे आर डिजीज कॉजिंग एजेंट। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, चाहे प्रोटोजोआ है, कुछ भी है, वो पैथोजन है। अपन बात करते हैं एंटीबॉडी के बाद एग्लूटिनेशन। किसकी बात करते हैं? एग्लूटिनेशन। तो इसको अपन बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसको अपन बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है, इसको अपन बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आएगा, उसके साथ एंटीबॉडी अटैच होगी, और इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और इसकी स्टडी, एग्लूटिनेशन की जो स्टडी है, इसको अपन बोलेंगे सीरोलॉजी। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा सीरोलॉजी, बिकॉज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन सीरम। अभी पहले अपन ये सुन लेते हैं कि साहब एग्लूटिनेशन क्या होता है। अभी आप पैथोजन एंटीजन का डिफरेंस बाद में देख लेंगे। सबसे पहले अपन सुनते हैं कि भाई व्हाट इज एग्लूटिनेशन। तो अपन बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन सीरम, सो स्टडी ऑफ एग्लूटिनेशन इज नोन एज सीरोलॉजी। अच्छा, अब अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक पर्सन में आपको एंटीबॉडीज देखनी है, एक पर्सन में क्या देखनी है आपको? एंटीबॉडीज ढूंढनी है, तो आप कहाँ ढूंढोगे? वेयर यू फाइंड एंटीबॉडीज? अपन अपना सीधा आंसर होगा इट इज प्रेजेंट इन सीरम। इट इज प्रेजेंट इन सीरम। तो सीरम के अंदर बन करके, सीरम के अंदर ये स्टोर हो जाएंगी, और इसलिए अपन इसकी स्टडी को क्या करें? सीरोलॉजी। और फिर अपन बात कर रहे हैं ऑप्सोनाइजेशन। किसकी बात करेंगे? ऑप्सोनाइजेशन। तो कोटिंग ऑफ एंटीजन विथ ऑप्सोनिन, कोटिंग ऑफ एंटीजन विथ ऑप्सोनिन। और इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। तो वहां पर अपन देखेंगे, एक होता है एग्लूटिनेशन, एक ऑप्सोनाइजेशन और एक न्यूट्रलाइजेशन। ये तीनों टर्म वहां पर दोबारा से पढ़ी जाएगी। तो अभी अपन सिर्फ सुन लें कि व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मींस कोटिंग ऑफ एंटीजन विथ ऑप्सोनिन, और यहाँ दो एंटीबॉडी काम आएगी, आईजीजी और आईजीएम। इसके बाद बात करते हैं अपन टॉक्सिन। टॉक्सिन होता है बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है? बैक्टीरिया जो पॉइजन रिलीज करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टॉक्सिन। और अगर उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो टॉक्सॉइड बन जाएगा। अगर इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो टॉक्सॉइड बन जाएगा। वेनम होता है पॉइजन ऑफ एनिमल और इंसेक्ट। वेनम कौन छोड़ता है? एनिमल छोड़ेगा या इंसेक्ट छोड़ेगा, तो इसको अपन बोलेंगे वेनम। जैसे आपने सुना होगा ना, स्नेक वेनम। अरे तो कौन रिलीज कर रहा है इसको? स्नेक रिलीज कर रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? स्नेक वेनम। स्कॉर्पियन रिलीज कर रहा है तो क्या कहा जाएगा? स्कॉर्पियन वेनम। अरे हनी बी में भी तो वेनम होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बी वेनम। अच्छा बताइए, क्या बैक्टीरिया जो पॉइजन रिलीज करेगा उसको वेनम बोलेंगे? नहीं, बैक्टीरिया जो रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे? टॉक्सिन। और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेंगे तो बनेगा टॉक्सॉइड। टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? टॉक्सॉइड। फिर अगर कोई एनिमल और इंसेक्ट कुछ पॉइजनस मटेरियल रिलीज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा वेनम। वेनम बिल्कुल सही है। सीरम होता है ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजन।
और वेनम जो होता है वो पॉइजनस सब्सटेंस होता है। अरे स्नेक वेनम है ना, तो स्नेक का पॉइजन है ना, तो पॉइजनस स्नेक है, जैसे कोबरा है, वाइपर है, तो क्या उनमें पॉइजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि वेनम होता है। अच्छा, जैसे किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो उसके अगेंस्ट अपन क्या देते हैं? एंटी वेनम। क्या दिया जाता है? एंटी वेनम दिया जाता है। और एंटी वेनम के अंदर क्या होती है? रेडीमेड एंटीबॉडीज। इसके अंदर होती है रेडीमेड एंटीबॉडीज। तो इसके अंदर होती है रेडीमेड एंटीबॉडीज। ये वेनम है। अब देखिए, एंटी सीरम के अंदर भी रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। जैसे अपन बात करें एटीएस, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम यानी एटीएस। एंटी डिप्थीरियल सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम यानी एडीएस। और एंटी रेबीज सीरम यानी एआरएस। एंटी रेबीज सीरम मतलब एआरएस। अब देखिए, एंटी टेटनस सीरम यानी टेटनस के अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं। टेटनस के अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडी होगी तो एटीएस। डिप्थीरिया के अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज होंगी एडीएस। रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगी एआरएस। तो ये होता है एंटी सीरम। वेनम के अगेंस्ट देते हैं एंटी वेनम, और टॉक्सिन के अगेंस्ट क्या दिया जाएगा? एंटी टॉक्सिन। एंटी सीरम में रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी वेनम में भी रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं। यहां पर अपन देख रहे हैं एंटी टेटनस सीरम लिखा हुआ है, तो आप बताइए एंटी टेटनस सीरम मतलब किसके अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडी है? एंटी टेटनस सीरम मतलब किस बीमारी के अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं? अरे टेटनस के अगेंस्ट। एंटी डिप्थीरियल मतलब डिप्थीरिया के अगेंस्ट। और एंटी रेबीज मतलब रेबीज के अगेंस्ट बनी बनाई एंटीबॉडी। अब साहब आप बोल रहे होंगे कि सर हमारी बॉडी भी तो एंटीबॉडी बना सकती है ना, तो फिर हम बाहर से क्यों ले रहे हैं? नहीं, जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना सकती है तो हम बाहर से क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपकी बॉडी में एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी, कंफर्म है, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पर? एंटीजन की नेचर पर। अब यहाँ पर अपन बात करें कि साहब अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया है तो एंटीबॉडी तो बनेगी, लेकिन उसके अंदर कम से कम 48 आवर्स का टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? कम से कम 48 आवर्स का टाइम चाहिए। अब साहब अपन बात कर रहे हैं कि जैसे एक इंसान, आप मान लीजिए डॉक्टर बन चुके हैं, वैसे तो आप अब नाम के आगे डॉक्टर लगाना शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि आपने तैयारी तो चालू कर ही दी है और इस साल सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अपन देख रहे हैं जैसे आप डॉक्टर हैं और आपके पास एक स्नेक बाइट का केस आता है, एक इंसान आया उसको सांप ने डस लिया है, तो आप क्या उससे कहेंगे क्या ऐसा है भैया तेरे अंदर वेनम तो आज चली गया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बनी जाएगी, बस 48 घंटे का वेट कर ले, 48 आवर्स का वेट कर ले। अच्छा बताइए, क्या 48 आवर्स तक ये जिंदा रहेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए? अरे बोलिए, क्या 48 आवर्स तक जिंदा रहेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए? नहीं रहेगा, ऊपर का टिकट कट जाएगा। एक बच्चा ऐसे भी कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सुनिए, अगर ये मर गया तो हमें तो जान बचानी है ना इसकी, और ऐसे में क्या है, हमारी बॉडी पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, फिर उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएंगी, फिर वो अपना नंबर बढ़ाएगी,
फिर वो मैच्योर होगी और फिर एक्शन शुरू होगा और इसमें बहुत टाइम लगेगा। अपन क्या करते हैं, किसी और एनिमल में एंटीबॉडी बना लेते हैं। जैसे अपन ये जो एंटी सीरम एंटी वेनम है ना, ये हॉर्स के अंदर बनाते हैं। किसके अंदर बनाते हैं? ये अपन हॉर्स में बनाते हैं। फिर आपके पास डाउट आ रहा होगा, सर हॉर्स ही क्यों? क्योंकि हॉर्स के अंदर एंटीबॉडी बनाने की पावर काफी ज्यादा होती है और वो बहुत फास्ट एंटीबॉडी बना सकता है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट अपने को एंटीबॉडी बनानी है ना, उसको बहुत थोड़ा सा पार्ट, जैसे आपको मान लीजिए कि स्नेक वेनम के अगेंस्ट बनानी है, कोबरा के पॉइजन के अगेंस्ट बनानी है, तो थोड़ा सा कोबरा का पॉइजन उस हॉर्स में इंजेक्ट करेंगे। थोड़ा सा कोबरा का पॉइजन उसमें इंजेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं पूरा इंजेक्शन भर के लगा दो, बेचारा हॉर्स भी मर जाएगा। नहीं, तो ऐसे में क्या है, बहुत माइन्यूट, बहुत मिनिमम वो पॉइजन हॉर्स में डालेंगे। अच्छा बताइए कि हॉर्स का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको पहचानेगा या नहीं? पहचानेगा और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। और फिर लेकिन इस समय एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन लो होगा या हाई होगा? अरे पहला डोज गया है तो लो होगा ना। फिर अपन एक बात बताइए, 7 दिन वेट कर लेते हैं, दोबारा उसी पॉइजन का इंजेक्शन लगाते हैं, इस बार थोड़ा सा ज्यादा लेंगे डोज। अच्छा बताइए, अब फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में लो होगा या हाई होगा? अब थोड़ा सा और हाई होगा। अब अपन इसके अंदर 15 डेज का वेट करते हैं, फिर इसको थर्ड डोज देते हैं। अब बताइए, अब एंटीबॉडी कंसंट्रेशन और हाई हो जाएगा और अगर फोर्थ फिफ्थ डोज दे दिया तो पीक लेवल पे हो जाएगा। अरे होगा या नहीं? अब अपन क्या करेंगे, इसके सीरम में से एंटीबॉडीज निकाल लेंगे। अब इसके सीरम में एंटीबॉडी है और उसको हम वहां से सेपरेट कर लेंगे और फिर उसको अपन इंसान में यूज करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स में यूज करेंगे। तो इसको अपन बोलेंगे एंटी सीरम या एंटी वेनम। क्या बोलेंगे? एंटी सीरम या एंटी वेनम। अच्छा बताइए, ये बनाए कहां पर अपन ने? हॉर्स में बना सकते हैं, शीप में भी बना सकते हैं। हॉर्स में भी बन सकता है, शीप में भी बन सकता है। और अपन इसको ह्यूमन बीइंग्स में काम में लेंगे। और हमने एंटीबॉडी हॉर्स में बनाया है, तो इनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? अरे फॉर्मेशन हुआ है हॉर्स में। मैचुरेशन भी कहाँ हुआ है? हॉर्स में। मैचुरेशन भी कहाँ हुआ है? हॉर्स में हुआ है। और ये मैच्योर होने के बाद डायरेक्ट हमारी बॉडी में डाले हैं, तो बताओ इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होगा या फास्ट होगा? इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होगा या फास्ट होगा? अरे बहुत फास्ट होगा। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट बॉक्स में कि सर क्या ह्यूमन में भी एंटीबॉडी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आप ट्राई ना करें। आप कोबरा का पॉइजन ले आए और अपने अंदर इंजेक्ट कर लें, पता चला ज्यादा इंजेक्ट हो गया तो फिर बोलोगे सर ने कहा था। लेकिन ये गलत हो जाएगा ना। एनिमल टेस्टिंग इलीगल है ना, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि अगर किसी की जान बचानी हो तो अपन उसको लिमिटेड उसके अंदर, और इसके अंदर अपन एनिमल को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं, उसकी जान थोड़ी ना ले रहे हैं, अपन केवल एंटीबॉडी तो ले रहे हैं। नहीं, एंटीबॉडी तो ले रहे हैं ना अपन, तो उसमें एनिमल को कोई नुकसान नहीं, बल्कि वो तो खुद इम्यून हो गया है उस पॉइजन के लिए। ह्यूमन में कैसे लेंगे? अरे थोड़ा सा एंटीजन डालेंगे, लेकिन ह्यूमन में रिस्क है ना। अगर ज्यादा एंटीजन डल गया तो, अगर ज्यादा पॉइजन डल गया तो। अच्छा देखो, एक सिंपल सा केस अपन लेते हैं। एक इंसान को एक स्नेक ने बाइट कर लिया है और वो तुरंत हॉस्पिटल जा करके रेडीमेड एंटीबॉडी ले लेता है, तो उसकी जान बच जाती है, ठीक है। लेकिन एंटीजन तो उसकी बॉडी में चला गया ना, तो उसके बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। अब वो जो स्नेक है वो सोच रहा है ये तो मरा ही नहीं, मैंने काटा उसके बाद भी, तो ऐसा करते हैं इसको दोबारा काटना पड़ेगा। तो दोबारा उसको काट लेता है, वो फिर से एंटी वेनम लेके बच जाता है। लेकिन इस बार एंटीजन सेकंड टाइम गया ना,
तो अब उसके अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन और हाई हो जाएगा। तो बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन अपने अंदर ये क्या है, इसमें रिस्क भी है और ये स्लो प्रोसेस से बनेगा। और अपन रिस्क क्यों उठाएं, जब हॉर्स अपने को एंटीबॉडी दे ही रहा है तो फिर क्या टेंशन है, नहीं। तो ऐसे ही अपन एंटी सीरम लेते हैं, एंटी वेनम लेते हैं और एंटी टॉक्सिन लेते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं और आगे में अपन कह रहे हैं कि साहब ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, कुछ बच्चों ने डाउट पूछा है। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या है इसको समझ ही लो। ऑप्सोनाइजेशन है कोटिंग ऑफ एंटीजन, कोटिंग ऑफ एंटीजन विथ ऑप्सोनिन, कोटिंग ऑफ एंटीजन विथ ऑप्सोनिन। और ऑप्सोनिन होती हैं दो एंटीबॉडी, आईजीजी एंड आईजीएम, आईजीजी और आईजीएम, ये दो एंटीबॉडीज होती हैं, ये ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज होती हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है और इस एंटीजन के ऊपर ये एंटीबॉडीज अटैच हो गई हैं, ये एंटीबॉडीज अटैच हो गई हैं। ये मान लीजिए है आईजीजी और ये है आईजीएम। ऐसे ही यहाँ पर भी ये अटैच हो रही है और यहाँ पर भी अटैच हो रही है। तो अपन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन। तो कोटिंग ऑफ एंटीजन विथ ऑप्सोनिन इज ऑप्सोनाइजेशन एंड इट प्रमोट्स फैगोसाइटोसिस। तो ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करती है, दे प्रमोट्स फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, सेल ईटिंग, इसको अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। आईजीजी और आईजीएम, आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन गामा और इम्यूनोग्लोबिन म्यू, ये अपन आगे पढ़ाएंगे बच्चे, जब 5 तरह के एंटीबॉडी अपन पढ़ेंगे ना, उन सब के नाम अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये अपन ने समझा है ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। और ऑप्सोनिन इम्यूनोग्लोबिन वही जो 5 टाइप की बेसिक जो इम्यूनोग्लोबिन है, मतलब 5 टाइप की बेसिक एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये उन्हीं में से है। लेकिन सिर्फ 2 ही हैं जिनको अपन ऑप्सोनिन एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन के चारों तरफ बाइंड हो जाती हैं और उसको फैगोसाइट सेल्स के लिए अट्रैक्ट करती हैं। तो फैगोसाइट सेल आएंगे और उसको खा जाएंगे, इसको अपन बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें इम्यूनिटी की, इसकी बात करें इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में 2 तरह की होती है, एक होती है इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड। एक होती है इन्नेट और एक होती है एक्वायर्ड। फीवर के बारे में अपन पढ़ेंगे जब इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ेंगे, अभी उसको डिस्कस करना सही नहीं होगा क्योंकि टाइम खराब होगा, 2 बार डिस्कस करना पड़ेगा। तो निवेदिता जी इसको अपन बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी में लेंगे। चलिए जी, इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। सबसे पहले होगा इन्नेट और एक्वायर्ड। कितने तरह की, 2 तरह की, इन्नेट और एक्वायर्ड। और अपन बोलेंगे इन्नेट जो होती है वो होती है कॉन्जेनिटल। कैसी होती है, कॉन्जेनिटल, मतलब बाय बर्थ होती है ये। और इसके अलावा ये होती है नॉन स्पेसिफिक। कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और अपन ये बोलते हैं कि इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये प्लांट्स में भी मिलती है और एनिमल्स में भी मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कैसी कौन सी इम्यूनिटी है जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में मिलती है, तो बताइए क्या होगा आंसर। अरे बोलिए, वो होगा इन्नेट। वो कौन सा होगा, innate immunity is found in both plants and animals। अब देखिए, acquired immunity is feature of
एनिमल्स ओनली, तो ये वाली प्लांट्स में नहीं मिलेगी, एनिमल्स में ही मिलेगी। अच्छा, क्या प्लांट्स एंटीबॉडी बना सकते हैं क्या? बोलिए, क्या प्लांट्स एंटीबॉडी बना सकते हैं क्या? प्लांट्स एंटीबॉडी बना सकते हैं क्या? नहीं, तो प्लांट्स एंटीबॉडी नहीं बना सकते, और इसलिए अपन बोलेंगे कि इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स। लेकिन अच्छा बताइए, स्किन स्किन ह्यूमन बींग्स पर है या नहीं? स्किन ह्यूमन बींग्स पर है या नहीं? अरे है। और जो काम अपनी स्किन करती है, जो काम अपनी स्किन करती है, प्लांट में वो बार्क करती है या नहीं? जो काम अपनी स्किन करती है, प्लांट में वो काम कौन करता है? बार्क करता है। तो फिर अपन देख रहे हैं कि स्किन ये डेड है, अपर लेयर क्या है? डेड है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इट इज डेड लेयर। और डेड होने के बाद यहाँ पर टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियम। और एपिथेलियम टिश्यू इज क्लोजली पैक्ड टिश्यू। तो फिर बताइए, ये माइक्रोब्स की एंट्री होने देगा या नहीं? क्या बार्क के थ्रू माइक्रोब चले जाएंगे? क्या स्किन के थ्रू माइक्रोब्स चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब सेम बिहेवियर। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या समझे? सेम बिहेवियर रखती है, सभी एजेंट्स के लिए एक जैसा बिहेवियर। जैसे मान लो, अगर आपके 4 फ्रेंड्स हैं और वो चारों ही बहुत क्लोज हैं, तो आपका बिहेवियर उन सबके लिए सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा ना। मान लीजिए वो एक इवनिंग पे आपके यहाँ पर आ जाते हैं मिलने के लिए, आपके घर आ गए एक दिन शाम को, 4 फ्रेंड्स आए हैं आपके, चारों ही इक्वली क्लोज रखते हैं आपसे, इक्वली क्लोज फ्रेंडशिप है, चारों बराबर के दोस्त हैं आपके। वो आपके घर शाम को आ जाते हैं, आप उन चारों को पानी पिलाएंगे या सिर्फ एक ही को पानी पिलाएंगे? बोलिए, चारों को पानी पिलाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो चारों चाय पीना चाहते हैं तो चारों को चाय मिलेगी, या एक को आप कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, एक को चाय पिलाएंगे, या फिर आप बोलेंगे ऐसा है तू दोस्त नहीं है, तुम निकल यहाँ से, मैं किसी को भी चाय नहीं पिलाता? फिर तो वो फ्रेंड ही नहीं है भाई। नहीं, अपन देख रहे हैं सबके खिलाफ एक जैसा बिहेवियर नहीं, सबके खिलाफ एक जैसा बिहेवियर है ना। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपकी स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया अटैक करना चाहता है, तो स्किन क्या कहेगी? नहीं नहीं, तो बैक्टीरिया है तो अंदर नहीं आ सकता है। और अगर वायरस आया तो स्किन कहेगी अरे वायरस जी आप आ गए, चलिए जल्दी से अंदर चले जाइए और इसको बीमार कर दीजिए। अच्छा बताओ, क्या स्किन ऐसा बिहेवियर रखेगी? स्किन ऐसा बिहेवियर नहीं रखेगी। नहीं, तो सबसे पहले पूछेंगे भी नहीं वो। बैक्टीरिया आते हैं, बोलेगा देख भाई यहाँ पर क्या है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ तो एपिथेलियम टिश्यू है, अरे स्पेस ही नहीं है अंदर जाने का। तो चाहे आप बैक्टीरिया हैं, चाहे वायरस हैं, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए यहाँ से नो एंट्री है। अब समझ में आया कि साहब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। बैक्टीरिया है तो भी एंट्री नहीं, वायरस है तो भी एंट्री नहीं, प्रोटोजोआ है तो भी एंट्री नहीं, किसी के लिए एंट्री नहीं, तो अपन बोलेंगे कि ये नॉन स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड ये स्पेसिफिक होती है, बिकॉज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड स्पेसिफिकली अगेंस्ट एन एंटीजन। अरे एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ खास तौर पर बनाई जाएगी। अच्छा बताइए, एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई गई, तो इम्यूनिटी उसमें डेवलप होगी कौन सी डिजीज के अगेंस्ट? बोलिए, पोलियो के अगेंस्ट होगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कोरोना से बच जाएगा। बोलो बचेगा या नहीं? नहीं बचेगा ना। तो अपन कह रहे हैं कि
एंटीबॉडी उसी के अगेंस्ट बनेगी जो एंटीजन आया है। पोलियो का वायरस आया है तो पोलियो के अगेंस्ट बनेगी, कोरोना वायरस आया है तो कोरोना के अगेंस्ट बनेगी। मतलब क्लियर कट क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर एन एंटीजन। बोलिए क्लियर है, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर एन एंटीजन। अरे ठीक है या नहीं? पोलियो बाय बर्थ नहीं होता बच्चे, पोलियो वायरस से होता है। अगर बाय बर्थ होता तो सभी के नहीं हो जाता। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक है, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। और एंटीबॉडी बनाने की पावर हम में बाद में आती है और इसलिए ये कॉन्जेनिटल नहीं होती है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये बनती है कब, आफ्टर बर्थ। तो ये कब बनती है, आफ्टर बर्थ बनती है। और जैसे जैसे आप पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते जाते हैं वैसे वैसे आपका इम्यून सिस्टम और अच्छा डेवलप होता चला जाता है और बढ़िया इम्यूनिटी डेवलप होती हुई चली जाती है। अच्छा एक बात बताइए, इम्यूनिटी किसकी अच्छी बनेगी और किसका इम्यून सिस्टम वीक रह जाएगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि साहब इम्यूनिटी किसकी अच्छी बनेगी और किसका इम्यून सिस्टम वीक होगा? ये बड़े होने के बाद डिसाइड होगा या बचपन में ही डिसाइड हो जाएगा? ये चाइल्डहुड में डिसाइड हो जाएगा या एडल्टहुड में डिसाइड होगा? ये चाइल्डहुड में डिसाइड हो जाएगा ना। अब देखिए मेरी बात सुने, एक बच्चा है उसको बहुत ज्यादा हाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है ना। एक छोटा बच्चा है उसको बहुत ज्यादा हाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है, उसके रूम में दिन भर एसी चलता रहता है, फ्लोर पे दिन भर 3 बार फिनाइल से पोछा लगता है ना, दिन में 3 बार उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें दी जाती है, पैथोजन से एक्सपोजर होने ही नहीं दिया जाता है। अच्छा बताइए, बचपन में ही तो इसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है ना, और उस समय अगर आपने इसको बचा बचा करके रखा तो फिर उसकी इम्यूनिटी वीक रह जाएगी। दूसरी तरफ एक मजदूर का बच्चा है, उसकी मम्मी बिल्डिंग में काम करती है, ये बेचारा दिन भर सड़क के किनारे बैठ के खेलता रहता है, बहुत तेज धूप में भी खेलता है, खाने के लिए उसके पास कटोरी में 2-3 बिस्किट पड़े हुए हैं, मिट्टी में गिरा देता है फिर खा लेता है, न तो ढंग से खाना मिल पा रहा है, दिन भर धूल मिट्टी में रहता है, बहुत सारे पैथोजन का अटैक भी होता है। लेकिन जितना ज्यादा पैथोजन का अटैक होगा तो उसकी इम्यूनिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। और ऐसे में जिस बच्चे को बचपन में आपने छुपा छुपा करके रखा है, बचा बचा करके रखा है, उसकी इम्यूनिटी उतनी ही वीक होती हुई चली जाएगी और वो बच्चा एलर्जी का शिकार भी हो सकता है। अरे याद रखें, एनसीईआरटी लिखती है ना कि एलर्जी जो है आजकल किसकी वजह से हो रही है, एलर्जी के केसेस जो इंडिया में बढ़ रहे हैं ना, वो बढ़ रहे हैं किसकी वजह से, लोगों को बहुत ज्यादा केयरिंग एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है बचपन में, और इसलिए एलर्जी और अस्थमा के केसेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम फिर हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो इसका मतलब ये है कि बचपन में आपको डस्ट से खूब बचाया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आपको डस्ट से बचना ही पड़ेगा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तो अब मैच्योर हो गया है। नहीं, तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पर ये आफ्टर बर्थ बनेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 पार्ट हैं, एक्टिव और पैसिव। आगे चलें, एक्टिव और पैसिव पर। अच्छा बताइए एक्टिव कब बोलेंगे, जब इसके अंदर क्या होगा, एक्टिव रोल ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम, इसके अंदर होगा एक्टिव रोल ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम, तो अपन इसको बोलेंगे एक्टिव, एक्टिव रोल ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम, तो इसको बोलेंगे एक्टिव। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा, आप बनाएंगे या आपके पड़ोसी में बनेंगे? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडी आप बनाएंगे या आपका नेबर बनाएगा या
कोई और बनाएगा, आप खुद बनाएंगे ना, तो इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं? इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं? कर रहा है। तो फिर इसको एक्टिव बोलेंगे या पैसिव? इसको एक्टिव बोलेंगे, पैसिव? इसको एक्टिव बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एंटी सीरम, एंटी वेनम, एंटी टॉक्सिन, ये हमने खुद की बॉडी में बनाया था या एनिमल की बॉडी में? एंटी सीरम, एंटी वेनम हमने हॉर्स में बनाया था ना अभी। तो बताइए इसके अंदर हमारे इम्यून सिस्टम का रोल है या उस एनिमल के इम्यून सिस्टम का रोल है? हॉर्स के इम्यून सिस्टम का रोल है ना। तो बताइए इसको एक्टिव बोले या पैसिव? इसको एक्टिव बोले या पैसिव? इसको पैसिव बोलेंगे। और पैसिव में अपन क्या बोलेंगे? नो रोल ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम, नो रोल ऑफ होस्ट इम्यून सिस्टम। और जिसके अंदर हमारे इम्यून सिस्टम का रोल नहीं, वो पैसिव। तो आप समझ में आया एक्टिव कब बोलेंगे, पैसिव कब बोलेंगे? जब आपके इम्यून सिस्टम का रोल हो, आप खुद लड़के एंटीबॉडी बनाए, एक्टिव। आपके इम्यून सिस्टम का रोल नहीं, एनिमल से बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हैं, पैसिव। अब देखिए, अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो गया तो वो खुद लड़के एंटीबॉडी बनाएगा, और इसीलिए ये किस में जाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी में जाएगी। ये किस में जाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी में जाएगी। और एक्टिव इम्यूनिटी कैसी है? स्पेसिफिक है। हर एक एंटीजन के लिए खास एंटीबॉडी बन रही है, लेकिन इनेट कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए एक जैसा बिहेवियर है। यही डिफरेंस होता है एक्टिव में और इनेट में। समझ में आया? एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर्ड का पार्ट है, इनेट का नहीं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे, अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो एंटीजन अपने आप आया या इंजेक्शन से डाला? बोलिए, अगर आपने वैक्सीन लिया है तो एंटीजन अपने आप आया है या इंजेक्शन से डाला है? इंजेक्शन से डाला है ना। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव। अच्छा, इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो ये बाई चांस हुआ है या आप जानबूझ के इन्फेक्ट होने गए, और मेरी फ्रेंड कोरोना पॉजिटिव है, क्यों ना मैं भी उसके कांटेक्ट में आके कोरोना पॉजिटिव हो जाऊं। तो इन्फेक्शन बाई चांस हुआ है ना, हम जानबूझ के इन्फेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। तो वहां नेचुरल एंट्री हुई है एंटीजन की। तो जहां नेचुरल एंट्री हुई है वो नेचुरल एक्टिव, जहां इंजेक्शन से लिया है वो आर्टिफिशियल एक्टिव। क्या डिफरेंस होगा? अरे अगर नेचुरल एंट्री हो एंटीजन की तो नेचुरल एक्टिव, जैसा इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो नेचुरल एक्टिव, इंजेक्शन से एंटीजन डाला है जैसे वैक्सीन में डालते हैं तो आर्टिफिशियल एक्टिव। लेकिन दोनों में ही एंटीबॉडी आप खुद बनाएंगे, दोनों में ही एंटीबॉडी आप खुद बनाएंगे, और इसीलिए ये होगी एक्टिव इम्यूनिटी और ये जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। दूसरा, पैसिव इम्यूनिटी की बात करें। दूसरा किसकी बात करें? पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहां पर नेचुरल पैसिव, ये मदर से मिली है। आईजीजी फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। आईजीजी फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, और आईजी एक कोलोस्ट्रोम के थ्रू आती है। अच्छा, जैसे हम देख लीजिए कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और उसको इन्फेक्शन हो गया है। उस समय वो जो फीटस अंदर है
उस समय वो जो फीटस अंदर है उसको बचाने के लिए मदर अपनी एंटीबॉडी उसके पास भेजती है, और ये आईजीजी है ना बहुत लाइट होती है, इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और बच्चे की जान बचाती है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये बच्चे ने नहीं बनाई, मदर ने दी है। और मदर ने दी है तो बताइए एक्टिव या पैसिव? मदर ने दी है बच्चे को, बच्चे ने खुद नहीं बनाई, बच्चे के इम्यून सिस्टम का रोल नहीं, तो पैसिव। अच्छा आईजीजी कहाँ से आई? प्लेसेंटा से। आईजीआई कोलोस्ट्रम से, और इसको बोलते हैं मदर्स फर्स्ट मिल्क, मदर्स फर्स्ट मिल्क आईजीए। तो ये चाइल्ड के लिए पैसिव है क्योंकि मदर से मिल रही है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पैसिव, अरे ये तो आईजीए तो अपने आप आ गई ना प्लेसेंटा क्रॉस करके और मिल्क से। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पुरुषार्थ जैन जी का सवाल है कि सर आईजीजी जो है वो तो मदर से आ रही है, फिर बर्थ के बाद वो कैसे बनेगी? अरे जब आपका इम्यून सिस्टम फॉर्मेशन हो जाएगा इम्यून सिस्टम का, तो वो अपनी आईजीजी बना लेगा। लेकिन जब तक आपके पास पावर नहीं है एंटीबॉडी बनाने की, तब तक तो मदर ही बचाएगी आपको। आप बना पाएंगे लेकिन एक एज के बाद, वो होता है 5th मंथ की एज, 5 महीने की एज के बाद बच्चा अपनी एंटीबॉडी बना सकता है। हाँ जी बिल्कुल, भौमिक जी का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मदर के लिए एक्टिव है लेकिन बच्चे के लिए पैसिव है, क्योंकि बच्चा इसको कैसे रिसीव कर रहा है? मदर से डायरेक्टली। आईजीजी भैया इम्यून सिस्टम मेल फीमेल नहीं देखता है भाई, ये सभी में मिलेगी। अपन देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम एंटी सीरम, एंटी वेनम, एंटी टॉक्सिन ले रहे हैं, क्योंकि ये हमने सभी इंजेक्शन से लिए हैं, इंजेक्शन से लिए हैं। तो देखिए एंटी सीरम, एंटी वेनम अपने हॉर्स में बनाया था, और हॉर्स से हमने खुद की बॉडी में इंजेक्ट किया है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पैसिव। आईजीए मदर मिल्क से मिलेगी जो नेचुरल पैसिव होगी। और मदर मिल्क कब पिएगा बच्चा? बर्थ के बाद। बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क होगा वो येलो कलर का होगा, और उसके अंदर होगी आईजीए, ढेर सारी एंटीबॉडीज होंगी। अब सब लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखें, और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर बताएं। अभी कोई भी अपना डाउट ना लिखे, केवल आंसर बताएं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? क्या बोल रहे हैं अपन? इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? बोलिए, इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? यहां सबसे पहले यहां देखो, नेचुरल, सबसे पहले नेचुरल, फिर एक्टिव, फिर एक्वायर्ड, फिर इम्यूनिटी। पूरा क्या बोलेंगे? नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड, इम्यूनिटी। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए इन्फेक्शंस प्रोवाइड्स अस विच इम्यूनिटी, क्या कहा जाएगा? अच्छा देखो इन्फेक्शन कहाँ है? नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड, इम्यूनिटी। अच्छा बताइए वैक्सीन से कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? वैक्सीन से, वैक्सीन से मिलेगी आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीजी, आईजीए, आईजीजी, आईजीए। तो देखो नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आईजीजी, आईजीए, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एंटी सीरम, एंटी वेनम, एंटी सीरम, एंटी वेनम, आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां तक आपको
समझ में आ ही गया होगा। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल कोई डाउट नहीं। तो फिर आज हमने क्या क्या पढ़ा है ये बताइए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है ये बताइए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। सबसे पहले क्या पढ़ा है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। उसके बाद अपन ने पढ़ा है WHO की हेल्थ की डेफिनेशन। अरे पढ़ा है नहीं? उसके बाद अपन ने पढ़ा है कि हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय एंड अफेक्टेड बाय। उसके बाद अपन ने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं और उसके बाद अपन ने फ्लो चार्ट ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा है। और अब अपन यहाँ पर इसको स्टॉप शेयरिंग करते हैं क्योंकि अब अपनी जो है वो मुझे ऑफलाइन क्लास के लिए जाना है। ठीक है बच्चों, तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।